हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 6। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था आर्क की वजह से, और उसके अलावा फिर हमने रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। और आज हम बची हुई कुछ बॉडीज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिनकी वजह से हमें देखना है वो हम देख लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट आज खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं लाइन चार्ज की वजह से। तो लाइन चार्ज का मतलब क्या हुआ, जैसे वो रॉड थी ना जो हमने पहले जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, मतलब चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसकी वजह से रॉड की वजह से अभी हमने कैसे निकाला था कि ये रॉड है और जो इसके एक्सेस थी रॉड की, उसी रॉड को एक्सटेंड किया था और उसी लाइन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। बट अब हम बात कर रहे हैं रॉड ऐसे रखी है तो हमें कहीं और स्पेस में उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग डाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट। हम सबकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड सेमी इनफाइनाइट, तीनों की बात करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब चार्ज लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बस यही है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज ऑन एनी ऑफ इट सराउंडिंग पॉइंट्स, ऑन एनी, वही जो हमने पहले किया था। पहले हमने केवल एक्सेस वाले पॉइंट्स की बात की थी, अब हम किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं। ऑन एनी ऑफ इट्स सराउंडिंग पॉइंट्स, नॉट ऑन सपोर्ट लाइन। सपोर्ट लाइन वाली हमने पहले बात कर ली थी, ठीक है। नॉट ऑन सपोर्ट लाइन, जो कि तुम्हारा के क्यू एक्स अपॉन आर आर प्लस एल निकल करके आता था, मेरे ख्याल से तुम्हें भी याद ही होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको। तो कहना ये चाह रहा है ये कि इस तरह की कुछ रॉड है, सपोज ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये इस तरह की कुछ चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज, कुछ लैम्डा चार्ज एंटिटीज है, इसकी लेंथ कुछ एल होगी मान लो, उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, ठीक। अब तुमसे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, सपोज तुम्हारा पॉइंट ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक रेंज है, ये है इसकी, जहां से इसका अपर एंड है, ये इसका लोअर एंड है, ठीक है। फिर तुम्हारा एक पॉइंट हो सकता है ये वाला, क्यू पॉइंट बोल देता हूँ इसको, चलो चेंज कर देता हूँ नाम। फिर एक तुम्हारा पॉइंट हो सकता है ये आर वाला। बाकी फिर तुम्हारा एक पॉइंट ये हो सकता है एस वाला, और एक तुम्हारा एक पॉइंट हो सकता है टी वाला। तो इस हर तरह के पॉइंट के लिए अभी हम डिस्कस करेंगे। और इनमें अगर तुम एक के लिए निकालना सीख जाओगे तो बाकी के लिए तुम अपने आप निकाल लोगे। तो हम पहले पी वाले के लिए बात करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने ऐसा क्या करना, क्या चेंज करेंगे उसमें कि हम बाकी सारे पॉइंट्स के लिए भी बात कर सकें। तो इस पी वाले टाइप के पॉइंट के लिए अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा लाइन चार्ज, ठीक है। ठीक। हम्म। अब हम किसी पॉइंट पी के लिए बात कर रहे हैं, तो हमने पॉइंट पी इस तरीके से मार्क कर लिया। ये हो गया हमारा, थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं पॉइंट बी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इससे अपर एंड और लोअर एंड को इससे जोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से इसको इससे जोड़ दो और इसको इससे जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया, और एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ड्रॉ कर लो इस तरीके से, ठीक है। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर की तरफ ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, ठीक है। तो अगर तुम्हें लेंथ नहीं दिया होगा तो तुम्हें ये एंगल्स गिवन होंगे, ठीक है। ये अल्फा एंगल हो गया और ये बीटा एंगल हो गया, ठीक है। अब हमें कोई एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट जैसे हम हमेशा लेते थे तो उस तरीके से लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने ये कोई एक डीएल एलिमेंट ले लिया, ये डीएल एलिमेंट है ये हमारा, जिसपे चार्ज होगा कुछ डी क्यू, ठीक है। इसकी वजह से मैं अगर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो पहले तो इसको मैं ज्वाइन करता हूँ यहाँ से, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा सा आएगा, इस तरीके का। इसको मैं बोल रहा हूँ डी, ठीक है। और ये हमने एलिमेंट जो लिया है यहाँ से थीटा एंगल पर लिया है, कुछ जनरल थीटा एंगल पर, ठीक है। तो ये एंगल भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा पहले
आर्क वाला केस था ना, ये कुछ कुछ वैसा ही है, बट आर्क वाले में तुम्हारा क्या हो रहा था कि जैसे आर्क ये थी, तो इस पॉइंट के लिए इसी का एक ऑपोजिट पॉइंट आता था, जिसकी वजह से तुम्हारे परपेंडिकुलर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कटते जाते थे और केवल पैरेलल डायरेक्शन में तुम्हारे पास आंसर आया था। बट यहाँ पर तुम्हें भी दिख रहा होगा कि अगर तुम इसको ज्वाइन भी कर देते हो, ये जो मैं अगर इसको हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को एक्सटेंड करता हूँ इस तरीके से, तो तुम्हारे पास ऊपर लेंथ ज्यादा दिख रही है और नीचे लेंथ कम दिख रही है। इक्वल भी हो सकती है, तो वो केस तुम्हारा थोड़ा आसान हो जाएगा, उसमें वही होगा कि परपेंडिकुलर वाले कैंसिल हो जाएंगे। बट अगर ऊपर लेंथ ज्यादा है नीचे कम है, तो ऑब्वियसली कि ऊपर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो ज्यादा होगा, और नीचे वाले की वजह से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कम होगा। तो इस वजह से कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी फील्ड आएगी। तो इस तरीके की सिस्टम में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी हो, तो हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन और पैरेलल डायरेक्शन की फील्ड अलग अलग निकालते हैं। फिर रिजल्टेंट से तुम निकाल लोगे कि नेट फील्ड किधर है और किस डायरेक्शन में है। तो हमें ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों निकालना पड़ेगा, यानी कि ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल, ये हमें दोनों निकालने पड़ेंगे, ये हमारा टारगेट है इधर। तो ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, कंपोनेंट्स लेते हैं और फिर इसके डी के, है ना। तो इसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये आएगा तुम्हारा डी कॉस थीटा इस तरीके से, और ये होगा डी साइन थीटा। अच्छा, अब एक चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी, यहीं पे मैं तुमसे पूछ लेता हूँ कि देखो ये जो ऊपर वाले की वजह से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर ये ऐसा है एलिमेंट, तो इसकी वजह से अगर इस तरह की रॉड है, तो एक तो पर पैरेलल तो इससे दूर ही आएगा, जैसे रिंग वगैरह के केस में भी था, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इससे उल्टा आएगा, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नीचे की तरफ आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इसकी वजह से, ये देख रहे हो, क्योंकि हम ऊपर की तरफ एलिमेंट लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रही है, समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो ये है। तो सपोज अगर ऊपर वाले पार्ट की लेंथ ज्यादा, जैसे अल्फा एंगल ज्यादा है तुम्हारा कंपेयर टू बीटा एंगल, जो हमारा केस इसमें दिया हुआ है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ होगी या इलेक्ट्रिक हॉरिजॉन्टल के ऊपर की तरफ होगी, थोड़ा सोचो। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि नेट ऊपर लेंथ ज्यादा है, तो नेट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो नेट नीचे की तरफ कुछ होगा, और नीचे की तरफ, और ये तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर नीचे की तरफ आएगा, तो इसलिए ऐसा होगा। तो बाकी हम ये केसेस करने वाले हैं, तो मैं धीरे धीरे और इसका विजुलाइजेशन हो जाएगा। तो चलो अभी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले डी की वैल्यू लिख लें। डी तुम्हारा हो जाएगा के डी क्यू बाय, मैं इस लेंथ को कुछ बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी पता नहीं, हमें इस लेंथ का पता नहीं है, ठीक है। बट हमें ये मान सकते हैं ना, जैसे हमने इसको वाई बोल देते हैं कि हम यहाँ से वाई लेंथ पे गए तो हमने ये लिया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस था, ये एट अ पॉइंट पे जो डिस्टेंस है इसको डी बोल दिया, क्योंकि ये पॉइंट हमेशा डी, ये डिस्टेंस हमें गिवन था, इसलिए मैं पहले लिखना भूल गया था। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये तुम्हारा है डी, ठीक है। ये हो गया। तो के डी क्यू बाई, अगर मैं इसको एल बोल देता हूँ, एल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा के डी क्यू बाई एल स्क्वायर को तुम वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख सकते हो, ये हो गया। और डी क्यू तुम्हारा एक्चुअली में लैम्डा डी वाई है, क्योंकि ये हमने वाई पर डी वाई एलिमेंट लिया है, ठीक है। तो हो जाएगा के डी क्यू, सॉरी के लैम्डा डी वाई बाय वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर हो गया होगा। बेसिकली हम जो एलिमेंट लिया, ये मैं लेते वक्त लिखना भूल गया था, ये वाई लेंथ ऊपर गए और हमने डी वाई एलिमेंट लिया है, ठीक है। और रॉड की लेंथ एल ही है, ठीक है। ये हो गया। अब जो तुम्हारा डी ई परपेंडिकुलर है उसको हम अलग लिख लेते हैं। तो वो हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ये कॉस थीटा वाला, सॉरी ये तो पैर, हाँ ये रॉड के परपेंडिकुलर है और ये रॉड के पैरेलल है। तो इस तरीके से हमारा नोटेशन होता है। तो ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये नीचे वाला है पैरेलल कंपोनेंट, क्योंकि ये रॉड के परपेंडिकुलर है, ये रॉड के पैरेलल है। तो जो ऊपर डी परपेंडिकुलर है वो तुम्हारा डी कॉस थीटा हो जाएगा, और जो तुम्हारा डी ई पैरेलल है वो डी ई साइन थीटा हो जाएगा। तो एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, आ जाओ। तो डी परपेंडिकुलर तुम्हारा हो जाएगा के लैम्डा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। ये यार वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें बेसिकली ये वाई डी वाई तो गिवन नहीं, हमें ये डी गिवन था और ये अल्फा बीटा एंगल्स अगर गिवन है, तो हम कैसे काम करेंगे पूरा का पूरा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आते हैं, ये वाई और ये तो हमने अपने आप से माना है। तो एक चीज तुम्हें दिख रही होगी कि यहाँ पर जो दिख रहा है के लैम्डा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये था थीटा। तो कॉस थीटा अगर तुम यहाँ से लिखने की कोशिश, सॉरी tan थीटा लिखने की कोशिश करोगे, वो तुम्हारा हो जाएगा वाई बाय डी, इस वाले फिगर से तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। इस वाले फिगर में हम नीचे लिख लेते हैं
tan थीटा इक्वल टू वाई बाई डी, यानी कि y तुम्हारा हो जाएगा डी tan थीटा। तो वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर। ये हो जाएगा डी स्क्वायर कॉमन लेकर के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो डी था, ये हमने लिख रखा है, ठीक है। और हमारे पास डी वाई है, और डी वाई को हमने किसी तरीके से थीटा के टर्म्स में लाना है, ठीक है। तो जो हमारा वाई था वो डी tan थीटा था, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा डी वाई हो जाएगा, क्योंकि डी कांस्टेंट है तो डी बाहर निकालो, tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये समझ में आया कैसे किया? दोनों को डिफरेंशिएट किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, तो हमारा ये बन जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ठीक है, ये दो चीजें आई हमारे पास। तो अब हम इन दोनों चीजों को, मतलब ये जो था हमारा, एक तो वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा करके हमें ऊपर इसमें रखनी है, ठीक है। तो ये सब हमने क्यों किया? क्योंकि y हमें गिवन नहीं था, ये y हमने अपने आप से एज्यूम किया है। रॉड की लेंथ भी हमें गिवन नहीं है, हमें केवल गिवन क्या है कि ये नीचे बीटा एंगल ये वाला और ये अल्फा एंगल ये गिवन है, ठीक है। और इस पॉइंट पी पे हमें डायरेक्टली पूछा, और ये डी डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। ये तीन चीजें हमें गिवन है, बाकी वो एल वाई ये सब हमने अपने आप से माना है, तो उसको हमें किसी तरीके से हटाना पड़ेगा फाइनल आंसर में, ठीक है। तो अब जो हमारा डी परपेंडिकुलर से एक बार फिर से लिख लेते हैं। डी परपेंडिकुलर था तुम्हारा के लैम्डा डी वाई कॉस थीटा, के लैम्डा डी वाई कॉस थीटा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब जरा वो वैल्यूज ऊपर से रखो, तो के सॉरी के लैम्डा कॉस थीटा तुम्हारा अलग हो गया, डी वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली, डी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू डी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगी तुम्हारी डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा भी था यहाँ पे, ठीक है, ये लिखना भूल गए हम। तो ये हो गया, तो डी से ये एक कट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो डी परपेंडिकुलर तुम्हारा जो निकल करके यहाँ से आएगा वो आएगा के लैम्डा बाई डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। और इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। ये आएगा तुम्हारा डी परपेंडिकुलर। अब इसमें लिमिट्स क्या दें, ठीक है, लिमिट्स क्या दोगे थीटा की, थीटा की लिमिट्स तुम्हारी हो जाएगी, यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो तो ये है माइनस बीटा, और यहाँ से तुमने अल्फा था, तो माइनस बीटा से अल्फा तुम्हारी लिमिट्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें लिमिट्स देते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि ये माइनस बीटा से अल्फा तुम्हारी लिमिट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब जरा एक बार डी पैरेलल की बात करते हैं, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डी पैरेलल, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं बॉक्स, ठीक है, अभी ये काम का रिजल्ट है, तो इसको बॉक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम अभी पहले डी पैरेलल निकाल लेते हैं, फिर इस पर फिर से आएंगे अभी, ठीक है। ये हो गया। अब डी पैरेलल था तुम्हारा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, और डी था तुम्हारा के लैम्डा डी वाई साइन थीटा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये फिर से वाली वैल्यूज यहाँ पर रखते चलेंगे जो हमने ऊपर निकाली थी, तो के लैम्डा साइन थीटा अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई की जगह तुम्हारा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सॉरी डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बस इतना। तो ये फिर से वही आ जाएगा, ठीक है, बस फर्क कितना बड़ा जो ऊपर एक्सप्रेशन आया, तो ये तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। बाकी तुम कैलकुलेट करने के बाद खुद से कर लेना, बाकी सेम ही है। तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई डी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, ऊपर वाले में डी थीटा लिखा था, हाँ लिखा था, ठीक है। और लिमिट फिर वही माइनस बीटा से अल्फा दे देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा डीई पैरेलल। तो ये भी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करके तुम्हें एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बट मैं कहूंगा उस रिजल्ट को याद रखने का कोई फायदा नहीं है, तुम अगर ये याद रखते हो तो तुम इसके बाद सारे केसेस कर सकते हो, जो हमने अभी ऊपर अलग अलग पॉइंट्स की बात की ना, जो हमने यहाँ पर दिखाया था कि ये हमारे पास इस तरीके का एक पॉइंट है पी क्यू आर, कहाँ गया आर एस और टी, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स के लिए हम देखते हैं कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वाला रिजल्ट याद है, यहाँ तक हमने जो सॉल्व किया है अभी तक, ये
कि डी परपेंडिकुलर तुम्हारा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा। अभी हमने इस केस के लिए लिमिट माइनस बीटा से अल्फा दी है, ठीक है। और फिर नीचे तुम्हारा डी पैरेलल के लैम्डा बाई डी, या फिर ये इसको वैसे ही लिख लो, वो वाला ज्यादा अच्छा रहता है याद रखने को, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, और इसकी लिमिट भी हमने माइनस बीटा से अल्फा दी है। अब सपोज, ठीक है, इसी में तुम्हारी जो रॉड है, बाकी केसेस दिखाता हूँ तुमको, फिर से बना लेते हैं रॉड, एचडी कर लेना, पड़ी हुई है अपने पास, ये रही, हाँ ये रही रॉड, ठीक है। अब इसमें क्या था कि ये तो था हमारा अंदर वाला पॉइंट जो अभी हमने कैलकुलेट किया, जिसके लिए पी, क्या हो गया, हाँ ये था हमारा अंदर वाला पॉइंट पी। तो इसमें हमने जब ज्वाइन किया था इसको इस तरीके से, ये ये और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये एंगल हमारा अल्फा था, ये एंगल बीटा था, तो इसमें हमने लिमिट दी थी माइनस बीटा टू अल्फा, ठीक है। अब अगर हमारा पॉइंट यहां ना होकर के, सपोज, एक मिनट जरा वो बना लेते हैं पहले हम, ये वाली इसकी बाउंड्री लाइंस, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। तो अगर अब हमारा ये पॉइंट यहां ना होकर के यहाँ होता बाउंड्री लाइन के इधर, इसको ज्वाइन करके देखो एक बार, ये होता और फिर ये होता, फिर जरा हॉरिजॉन्टल बना के देखो, एक मिनट यार, ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल होता तुम्हारा बीटा और ये एंगल होता तुम्हारा अल्फा। तो अब लिमिट क्या देते हैं हम, बीटा टू अल्फा, माइनस बीटा नहीं है पर बीटा है, क्योंकि ये देखो एंगल दिख भी रहा होगा, ये वाला बीटा है, ये वाला अल्फा है, इस तरीके से। और सपोज अगर हमारा पॉइंट ये होता, ये वाला, ठीक है, आर बोल देता हूं, तो इसको ज्वाइन करोगे इस तरीके से होगा, ये और ये। तो अपना बस नोटेशन ध्यान रखना, जो बीटा हमने नाम दिया था वो नीचे वाले एंड से ज्वाइन करने वाले एंगल को दिया था। ये होगा हमारा बीटा, मतलब बल्कि माइनस बीटा हो जाएगा ना ये, क्योंकि नीचे की तरफ है, और ये होगा माइनस अल्फा। तो इसकी लिमिट हम देंगे माइनस बीटा टू माइनस अल्फा। बस इन्हीं वाले फिगर्स में ये वाली जो लिमिट्स हमने दी हुई है ना, ये चेंज करते चले जाओ, तो तुम्हें इन सारे फिगर्स की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता चला जाएगा, ठीक है। और एक बाउंड्री केस भी दिखा देता हूँ, चलो। तो सपोज हमारा ये जो है बाउंड्री केस, हम ये वाला ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट है, तो इसमें एक तुम ऐसे ज्वाइन करोगे, ये हो गया सीधा सीधा, और एक होगा तुम्हारा ये पॉइंट यहाँ से आएगा, तो ये एंगल तो तुम्हारा जीरो हो गया, और ये वाला एंगल तुम्हारा कितना हो गया, ऊपर वाले का अल्फा था। तो इसमें तुम लिमिट दोगे जीरो टू अल्फा, बस इस तरीके से समझ जाओ, हर केस का तुम बस लिमिट देखनी है उसके बाद तुम्हें कि क्या देनी है, और फिर तुम किसी भी तरह के पॉइंट पर निकाल सकते हो। बाकी तुम्हें ये याद रखना है कि पैरेलल क्या होता है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, डी जो कि तुम्हारा डिस्टेंस है उस पॉइंट का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड, और इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, और परपेंडिकुलर वाले के लिए इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा तुमने एक चीज देखी होगी, जो ई परपेंडिकुलर था, है ना, ये है ना, ये भी डी कॉस थीटा था, तो ऐसे भी तुम याद रख सकते हो, ये था तुम्हारा डी परपेंडिकुलर, और ये था तुम्हारा डी पैरेलल। तो डी परपेंडिकुलर वैसे भी डी कॉस थीटा था, तो इसीलिए लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा कर दोगे। और डी साइन थीटा तुम्हारा, डी पैरेलल तुम्हारा वैसे भी डी साइन थीटा था, तो उसका जो इंटीग्रेशन करके जो फाइनल ई पैरेलल आएगा, वो इंटीग्रेशन वो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट्स तुम उसके बाद फिर देख लोगे किस तरीके से देनी है। तो आओ इसके कुछ वो एग्जांपल जो स्टैंडर्ड के साथ वो हम लिख लेते हैं, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी अब तुम ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तुम इतना समझ गए, तो किसी भी पॉइंट पर तुम एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब लिख सकते हो, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं, है ना। तो वही है, ठीक है। तो जो हमने अभी निकाला था ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल ऊपर वाले केसेस में, जो हमारा ये वाला केस था, सॉरी एक मिनट पेस्ट करते हैं, ये वाले लाइन चार्ज की वजह से जो हम इस पॉइंट पर निकाल रहे थे, इस पॉइंट पी पर, जो कि इसकी रेंज के अंदर है, ठीक है। तो इस पे हमारा जो फाइनली ई परपेंडिकुलर आता है वो कुछ ऐसा आता, जो रिजल्टेंट है मैं सीधा वो बना रहा हूँ, ठीक है। और ई पैरेलल डिपेंड करता है, अगर मैं बोल दूं कि जो तुम्हारा ये है, ये वाला लेंथ L1 है और ये वाला लेंथ L2 है, और L1 ग्रेटर देन L2 है, तो तुम्हारा रिजल्टेंट इधर आएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है, वो अपने आप वो साइन के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। तुम एक साइन कन्वेंशन मान के करोगे ना, सपोज मैंने इसको पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव माना है, तो उस केस में तुम्हारा ये अगर नेगेटिव आ गया, ये अगर नेगेटिव आ गया, तो मतलब नीचे की तरफ है, इस तरीके से वो साइन अपने आप एडजस्ट कर लेगा।
ये हो गया तुम्हारा ई पैरेलल। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम जरा एक बार लिख लेते हैं कि हमने जो निकाला उससे निकला क्या। तो डी परपेंडिकुलर जो हमारा हाँ, ई परपेंडिकुलर जो हमारा निकला था वो निकला था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो खुद ही भी दिख रहा है अगर ये इस तरीके से कॉस थीटा वाला है, कॉस थीटा। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, बाकी कर लोगे तुम्हारा ही फायदा, बाकी तुम्हें तरीका भी पता होना चाहिए जो हमने जिस तरीके से निकाला है। इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, और इसमें लिमिट हमने दी थी वही -β2, बना लो ना यार वो। ठीक है, -β2 अल्फा थी, ये रही ये ये तो इस केस के लिए मैं लिख दे रहा हूँ वैसे फॉर्मूला। बट मैं कहूंगा ये वाला फॉर्मूला बुक्स में तुम्हें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला मिलेगा जो अभी हम निकाल रहे हैं। बट इसको याद मत करना, तुम बस इतना याद रखना इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, मतलब वो इंटीग्रेशन वाली चीज, और उसमें फिर लिमिट लगा लगा के अलग अलग पॉइंट पे निकाल लेना। तो ये -β2 अल्फा तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट रखोगे -β2 अल्फा, हो जाएगी तुम्हारी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये तुम्हारा निकल करके आया ई परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये रिजल्ट तुम याद रख सकते हो ये अंदर वाले के लिए, बट मैं कहूंगा वो इंटीग्रेशन वाला याद रखो, ज्यादा इजी है, इसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, अब तुम्हारा ई पैरेलल लिख लेते हैं। ई पैरेलल था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस बीटा वो अल्फा। ठीक है, ये हम वो बीच वाले केस ही लिख रहे हैं जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा माइनस बीटा टू अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस कॉस अल्फा माइनस माइनस कॉस माइनस बीटा। समझ में आया क्या किया ये हो जाएगा तुम्हारा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, वो माइनस माइनस प्लस, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये हो जाएगा कॉस बीटा। समझ में आया कैसे, क्योंकि ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है तो कॉस बीटा हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, ये आएगा। ठीक है, इस तरीके से। बट मैं कहूंगा ये रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रिजल्ट से तुम्हें दिक्कत ही आएगी। तुम बेसिकली ये वाला याद रखो बस, है ना, एक ये ई पैरेलल वाला डी पैरेलल, और ये अपना डी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये है, और ई परपेंडिकुलर इसी को इंटीग्रेट करके निकालेंगे बेसिकली, जो हमने लिमिट दी है यहाँ पे -β2 अल्फा, और बाकी हर केस के साथ अलग अलग लिमिट जो हमने देख लिया उस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। तो चलो कुछ स्टैंडर्ड केसेस कर लेते हैं इसके, है ना। तो अच्छा, सपोज यही है लाइन चार्ज। ठीक है, ये हटा दो। अब बोल क्या रहा है कि इस तरीके से, बट ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, मतलब ये आगे ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ये भी ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो किसी पॉइंट पी पर बताओ, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मतलब दोनों तरफ लगभग लगभग दोनों तरफ, जैसे अगर यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, ये तो इनफाइनाइट है, तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ लगभग लगभग बराबर है, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, वो वैसे भी दिख रहा है, तो केवल तुम्हारा जो आंसर आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि होगा तुम्हारा ई पैरेलल। और ये तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा, लिख लेते हैं ई पैरेलल कैसे लिखते थे हम, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन, सर ये पैरेलल लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर लिखना था, कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट क्या दोगे, अगर तुम खुद देखो, अगर ये इनफाइनाइट है तो ये नीचे की तरफ लगभग लगभग परपेंडिकुलर, और ऊपर भी परपेंडिकुलर, तो 90 90 लिमिट नहीं हो जाएगी है, यही हो जाएगी, और ये डिस्टेंस तो डी था ही, तो ये हो जाएगा -90 to 90, -90 डिग्री, या -π/2 लिख देता हूँ, -π/2 से π/2 इसकी लिमिट हो जाएगी। तो लिखो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, कॉस का हो जाएगा साइन -90 से 90, तो साइन 90 तुम्हारा क्या होता है, 1 होता है। ये लिखोगे लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, साइन 90 हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन ऑफ -90,
साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन ऑफ माइनस 90 माइनस साइन 90 हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा इस तरीके से। तो हो जाएगा तुम्हारा, ये होगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, यानी कि हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये निकल करके आ गया तुम्हारा ई पैरेलल का वैल्यू, ठीक है। अब ई परपेंडिकुलर वैसे भी दिख रहा है, फिगर से 0 होगा, बट अगर तुम्हें देखने में दिक्कत आ रही हो तो तुम एक बार निकाल भी लो। ई परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन साइन थीटा टी थीटा -90 से 90। ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा बनेगा इसका -90 से 90। अब कॉस 90 भी 0 होता है, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस 90 0 माइनस, और ये कॉस -90 भी 0, तो ये 0 ही रहेगा, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं मिला हमें, तो यही है। तो ये हो गया। तो इस स्टैंडर्ड केस में बस यही है कि इसमें केवल पैरेलल डायरेक्शन में होगी और उसकी वैल्यू होगी तुम्हारी ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। और ये आगे अभी हम गॉस लॉ में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये देखा जाएगा आगे, ठीक है। ये हो गया। तो अगर इनफाइनाइट रॉड की वजह से तुम्हें ई और डी का ग्राफ बनाने को बोला जाए, ये इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इस पॉइंट पी पर जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि ई परपेंडिकुलर होगा केवल, ई परपेंडिकुलर होगा केवल, और वो होगा कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, जो हमने निकाल लिया है। तो अगर हम ई और डी का ग्राफ बनाने के लिए बोले कि ये रेक्टेंगुलर, मतलब ये एक तुम्हारा हाइपरबोला टाइप का आएगा, वो तुम्हें दिख भी रहा होगा, क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप की आ जाएगी, ई डी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉन्स्टेंट चीज। तो ये तुम्हारा इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ई था हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और अगर मैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को कुछ कांस्टेंट सी बोल दे रहा हूँ, तो ई हो जाएगा ई डी इक्वल टू सी बन जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे देख भी लिया, ठीक है। तो ई इक्वल टू सी बाई डी था, तो एल एन ई इक्वल टू एल एन सी माइनस एल एन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि अब हमें एक ग्राफ बनाना है, और जो कि होगा तुम्हारा एल एन ई वर्सेज एल एन डी। ये ग्राफ कभी कभी जेई मेन में भी पूछ लेता है, एडवांस में तो मैट्रिक्स में पूछ ही सकता है, ठीक है। तो अब इसमें दिख ही रहा है कि एल एन ई और एल एन डी का हमें ग्राफ बनाना है। तो ये जो ये एक है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसका नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि एल एन डी का कोएफिशिएंट माइनस है, और मतलब -1 स्लोप है बेसिकली, और प्लस पॉजिटिव इंटरसेप्ट है एल एन सी का। जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ कुछ ऐसा। एक मिनट, ढंग से बनाते हैं ये, ठीक है। एक केस और देख लो स्टैंडर्ड, बाकी और कोई केस हो तो तुम अपने आप से ट्राई कर लेना, बाकी जितने मैं तुम्हें बताया ना, ऊपर नीचे हर तरह का तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। तो एक चीज और देख लो बस, हाँ, क्योंकि ये भी एक स्टैंडर्ड केस है। ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है चार्ज, पर ऊपर की तरफ से, है ना। नीचे का एंड फाइनाइट है, ये यहाँ पर, और तुम्हें यहाँ से कुछ डी डिस्टेंस जाना है, डी डिस्टेंस दूर, यहाँ पर तुमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सिंपली यार, इसमें दिख ही रहा है कि तुम्हारा जो ई परपेंडिकुलर है, बस इसमें लिमिट देखो क्या होगी, पहले लिमिट समझो। तो इसमें अगर तुम ज्वाइन करते हो, एक ये ज्वाइन किया, एक तुमने ये ज्वाइन किया, ये क्या ज्वाइन किया, मतलब बेसिकली ये ऊपर एक्सटेंडेड होगा क्योंकि इनफाइनाइट है, तो ये 90। तो लिमिट तुम्हारी होगी 0 से 90 डिग्री नहीं हो जाएगी लिमिट, समझ में आया। बस यही चीज इसमें पकड़नी थी। अब इसको तुम सॉल्व कर लो। तो ई परपेंडिकुलर तुम्हारा होगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट दोगे तुम 0 से 90, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन थीटा 0 से 90। साइन 90 तुम्हारा होता है 1, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी 1, और साइन 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। अब ई पैरेलल की बात करते हैं। ई पैरेलल तुम्हारा था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, है ना। लिमिट वही 0 से 90 रहेगी, तो बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी
कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बेसिकली 0 से 90। तो ये बेसिकली कॉस 0 माइनस कॉस 90 भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि माइनस है ना, तो बस वही पलट दिया। समझ में आया ना? इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस 0 माइनस कॉस 90, है ना? तो कॉस 0 होता है तुम्हारा 1 और कॉस 90 होता है तुम्हारा 0। तो ये भी तुम्हारा निकल करके आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो बेसिकली रिजल्ट क्या हुआ तुम्हारा, कि जो तुम्हारी इनफाइनेटली रॉड इस तरीके की इनफाइनाइट रॉड थी, सेमी इनफाइनाइट रॉड जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ इनफाइनाइट है और दूसरी तरफ फाइनाइट है। दूसरा तुम्हें यहाँ पर पॉइंट पे पूछा था, ये है डी डिस्टेंस पर पॉइंट पी। तो इस पर जो है तुम्हारा जो ई परपेंडिकुलर निकल करके आया, वो निकल के आया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। इस पर तुम्हारा जो ई पैरेलल निकल करके आया, ये भी तुम्हारा निकल करके आया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो अब जो तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो यहाँ से कुछ 45 डिग्रीज पर नहीं आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये 45 डिग्री हो गया। ये होगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू ये रूट। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल हो गया रूट। ठीक है, समझ में आया ना कैसे किया ये? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो यही है। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। अब बस एक चीज और जान लो, कि जो अभी तक हमने बात करी थी पूरी रॉड के लिए, एक मिनट, ये रही रॉड। तो हमने इस पॉइंट पर अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, वो बेसिकली ई परपेंडिकुलर तुम्हारा इधर होता था और ई पैरेलल तुम्हारा डिपेंड करता था कि अगर इधर चार्ज, अगर ऊपर वाला चार्ज ज्यादा है तो नीचे की तरफ होता था। बट अगर ये चार्ज हम पलट दें, प्लस की जगह माइनस कर दें, ये चार्ज हम पूरा का पूरा माइनस दे लें कि माइनस चार्जेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से, तो बस मैग्नीट्यूड तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम रहेगा, बस डायरेक्शन जो कि माइनस की वजह से पलट जाएगी। तो जो तुम्हारा ई परपेंडिकुलर आएगा वो इसकी तरफ आएगा, और अगर ये लेंथ ज्यादा थी जो हमने पहले देखा था, तो ई पैरेलल तुम्हारे इधर आएगा। वो तुम्हारा साइन के हिसाब से बाद में एडजस्ट हो ही जाएगा, बट अभी ऐसा आएगा। ठीक, वो तुम समझ ही जाओगे। वो डिपेंड करता है कि बीटा एंगल ज्यादा है, अल्फा एंगल ज्यादा है, या नीचे की लेंथ ज्यादा है, या ऊपर की लेंथ ज्यादा है। वो तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो यही है। ठीक है, तो रॉड का केस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक दो अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम आएंगे डिस्क के केस पे। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध। हम्म, एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हम्म, हम्म, ये दो रॉड्स हैं बेसिकली। इस तरह के क्वेश्चन से तुम्हें संगीत की बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये इनफाइनेटली एक्सटेंडेड है इस तरफ, इस तरीके से, और चार डेंसिटी इस पर लैम्डा है। ठीक है, दोनों पर, इस पर भी लैम्डा है, इस पर भी लैम्डा है। और यहाँ से ये नीचे ऐसे आर्क के फॉर्म में बेंड हो गए हैं। ठीक है, ये सर्कुलर आर्क है बेसिकली। इसका सेंटर ये है O, और ये है रेडियस R। ठीक है, और इस चार्ज पर भी वही, इस आर्क पर भी प्लस चार्ज है, और ये भी वही लैम्डा क्या कहते हैं तुम्हारा, लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है इसका, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका भी लैम्डा ही है। ठीक है, इस तरीके का हो गया। ये आर्क है, वैसे थोड़ा सा खराब बन गया है, वो तुम समझ लेना अपने आप। ठीक है, अब इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आर्क की वजह से, इस आर्क की वजह से। तो आर्क की वजह से तो सिंपली दिख रहा है कि ऊपर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम दिस, है ना? क्योंकि ये -90 90 इस तरीके का ही बनेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको मैं सपोज E1 बोल दे रहा हूँ। तो E1 की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R साइन थीटा/2। और इस केस में थीटा क्या है तुम्हारा? अगर पूरी आर्क के लिए एंगल देखो, ये 90 डिग्री 180 डिग्री दिख रहा है, ये पूरी आर्क का एंगल इस तरीके का। यानी कि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R साइन 2 पाई/2, है ना? क्योंकि टोटल एंगल पाई है, उसका आधा 90, साइन 91 होता है, तो ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब ये जो इनफाइनाइट रॉड्स है, ठीक है,
इस पहली रॉड की वजह से, इसको मैं वन बोल दे रहा हूँ, तो इसकी वजह से एक नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसको मैंने बोल दिया ई नॉट, या ई टू बोल देता हूँ चलो। और इस वाली रॉड की वजह से भी, इस सेकेंड रॉड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा। ये भी ई टू मैग्नीट्यूड का ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस दोनों में सेम है ना, ये आर है और ये आर है, और एंगल भी सेम है, ये जीरो, एक लिमिट जीरो से 90 जाएगी दोनों की, दिख रहा है वो सेमी इनफाइनाइट वाला केस है दोनों का। ये हो गया। तो ई टू का मैग्नीट्यूड अब हम लिख लेते हैं। सेमी इनफाइनाइट वाला केस अगर तुम याद रखते हो तो वो भी तुम कर सकते हो, देखो हमने यहाँ पे किया हुआ है सॉल्व। तो ये है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा ना कि, सॉरी, ये ई टू तो ठीक है, एक चीज हम करना भूल गए, तो इसकी वजह से एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, ठीक है, और वो सपोज कुछ ई थ्री होगा, और इस वाले की वजह से इधर आएगा, ये भी ई थ्री होगा। या चलो ई टू ई थ्री से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे तुम, तो ये हो गए तुम्हारे ई टू पैरेलल दोनों, और ये ई टू परपेंडिकुलर, और ये इसकी वजह से ई टू परपेंडिकुलर। तो दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट बेसिकली एक दूसरे को काट नहीं देंगे, इस रॉड का और इस रॉड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को काट देंगे, और अल्टीमेटली तुम्हारे पास ये पैरेलल वाला साइड बचेगा, और एक होता है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो भी हमने ऊपर देखा है। तो टोटल दोनों का, तो ये ई टू तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो होगी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो टू ई टू जो तुम्हारा हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये टू ई टू मिल करके इस ई1 को भी काट देंगे, तो ई बार एट ओ जो तुम्हारा बचेगा वो जीरो बचेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के उसको भी काट देंगे, तो तुम्हारा जो फाइनली बचेगा वो जीरो बचेगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, यही है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। अब एक थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन लेते हैं, मतलब ये भी इजी है बट थोड़ा सा उससे बेहतर है, तो नोट कर सकते हो। तो इस तरीके के एक एक्सेस गिवन है, पहले तो एक्स वाई, और ये है तुम्हारा जेड। तो इसमें क्या है कि एक लाइन चार्ज है तुम्हारा ये, इसमें इस तरीके से प्लस 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन से, और ये तुम्हारा यहाँ से जा रहा है इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट टाइप का मतलब बेसिकली है। और इस साइड फिर से एक लाइन चार्ज गिवन है, जिसमें ये ऊपर इनफाइनाइट के लिए जा रहा है, और ये प्लस 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 इस तरीके से, और ये डिस्टेंस है तुम्हारी आर, ये भी है आर, ठीक है। और इसमें तुम्हारा एक ऐसे जेड में फिर आर्क गिवन है, ये भी क्योंकि बेसिकली आर ही होगा, ये आर्क का रेडियस भी आर है, ठीक है, ये है। इस तरीके का तुम्हें गिवन है, और इस पे भी वही प्लस 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 प्लस। क्वेश्चन समझ में आया ना, कि जो तुम्हारे मतलब इतना विजुलाइज होना चाहिए तुम्हें, कि ये दोनों अगर क्या कहते हैं एक्स वाई प्लेन में है, तो इसके आगे ऐसे घूम करके ये जेड प्लेन में तुम्हारी रिंग पड़ी है, ठीक है। तो अब तुमसे पूछा है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये ओ मतलब ओरिजिन, ठीक है। तो इसको तुम ट्राई करो एक बार अपने आप से। इनको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं पीछे, ठीक। तो आई होप तुमने ट्राई किया होगा और तुमसे हो भी गया होगा। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, एक बार आ जाओ। सबसे पहले आर की वजह से लिख लेते हैं, तो वो होगा माइनस जेड में, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि आर्क इस तरीके से पड़ी हुई है एक्स प्लेन में, तो आर की वजह से माइनस जेड होगा। तो आर की वजह से अगर हम लिखें, तो वो हो जाएगा तुम्हारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और साइन वही फिर से 90, तो साइन 91 होता है, तो अब मैं वो नहीं दिख रहा। और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस जे कैप, माइनस के कैप में, ठीक। ये हो गया। अब ये जो रॉड है फिर वही आर आर डिस्टेंस पर है, तो इनकी वजह से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, जो इसका और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और नेट इनकी वजह से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये तो सपोज टू ई नॉट हो गया, मतलब इसकी वजह से ई नॉट और इसकी वजह से ई नॉट नीचे की तरफ, तो टोटल टू ई नॉट नीचे की तरफ आएगा। तो ई नॉट की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, जो नीचे की तरफ एक आर की वजह से अगर हम लिखना चाहें, तो वो हो जाएगी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जे कैप। तो जो तुम्हारा टू ई नॉट होगा वो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जे कैप। तो तुम्हारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर
माइनस जे कैप माइनस के कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, ई बार एट ओ का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अंडर रूट ऑफ 1 + 1, यानी कि लैम्डा अपॉन √2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैसे किया समझ में आ गया होगा। ये है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो इजी इजी क्वेश्चन है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें सेंकेज में मिल जाएंगे, तो तुम्हारी उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एक बार वो कर लेना आज। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्क की वजह से। तो ये है तुम्हारी वाई एक्सेस, ये है तुम्हारी एक्स एक्सेस, और ये है तुम्हारी जेड एक्सेस। ठीक है, इस तरीके का गिवन है। अब तुम्हारे पास क्या है कि एक सेमी इनफाइनाइट रॉड गिवन है। तो यार ये थोड़ा सा सीधा बना देते हैं। तुम्हारी वाई एक्सेस, ठीक है, ये हो गया। तो एक तुम्हें सेमी इनफाइनाइट रॉड गिवन है, जो कि ऐसे एक्स वाई प्लेन में पड़ी है, ये। ठीक, इनफाइनाइट लेंथ, इस तरीके का प्लस चार्ज है ये, लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन से। इसको रॉड 1 बोला है। ठीक है, ये हो गया। फिर एक तुम्हारी रॉड है, वो ऐसे पड़ी है एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, ये फिगर से समझ में आ रहा हो या लिखवाऊं? इसकी लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत नहीं है ना मेरे ख्याल से। तो ठीक है, ये हो गई, ये इधर इनफाइनाइट जा रही है, प्लस 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 प्लस, इस तरीके से इस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लैम्डा के लेंथ से, तो इसको हमने रॉड नंबर 2 बोल दिया है। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है a, 0, 0। ठीक है, और तीसरी रॉड है तुम्हारी इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में, प्लस 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 प्लस, ये भी इनफाइनाइट जा रही है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, a, 0। ठीक है, ये तीन सेमी इनफाइनाइट रॉड जिसमें तुम्हें गिवन है। अब तुमसे पूछ रहा है कि ई बार एट ओ कितना होगा और क्या डायरेक्शन होगा, मतलब पूरा वेक्टर पूछा है बेसिकली। तो इसको अब तुम एक बार अपने आप से ट्राई करो। तो ये हो गया, तो फिर अब तुम्हें इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ट्राई कर लो। चलो, तुमने ट्राई करा होगा, मेरे ख्याल से हो भी होगा, मैं बताता हूँ। बस इस टाइप के क्वेश्चन में यही यार कि पहले इंडिविजुअली एक एक की वजह से लिख लो और उसका रिजल्टेंट निकाल लो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 की वजह से। 1, तो 1 की वजह से अगर हम ओरिजिन पर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा पैरेलल। तो E1 परपेंडिकुलर, पहले तो हम ठीक है, तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से तुम जानते हो कि E1 परपेंडिकुलर E1 पैरेलल दोनों जो है सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, यानी कि E1 परपेंडिकुलर इक्वल टू E1 पैरेलल होगा मैग्नीट्यूड में, और वो कितना होगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लेंथ तुम्हारी क्योंकि ए है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ए है, तो ये हो गया। क्या E2 पर E2 का भी सेम ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस उसका भी सेम है, तो E2 परपेंडिकुलर इक्वल टू E2 पैरेलल इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं सपोज ई नॉट बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं ई नॉट बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और जो तुम्हारा E3 परपेंडिकुलर इक्वल टू E3 पैरेलल हो जाएगा, क्या ये भी तुम्हारा ये नहीं हो जाएगा कि ये भी डिस्टेंस तुम्हारा ए ही है, तो ये भी तुम्हारा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यानी कि ई नॉट हो जाएगा। तो सारे की वजह से पैरेलल परपेंडिकुलर ए है। ठीक है, तो 1 की वजह से पहले हम लिखते हैं। तो 1 की वजह से जो तुम्हारा पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा, उसका डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा ई नॉट, और 1 की वजह से जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा, ये उसका डायरेक्शन हो जाएगा ये ई नॉट। ठीक है, अब हम 2 की वजह से लिखते हैं। 2 की वजह से तुम्हारा जो पैरेलल वाला कंपोनेंट हो जाएगा, उसका डायरेक्शन हो जाएगा ये ई नॉट, और इसकी वजह से जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा फिर से ये ई नॉट। अब हम इस तीसरे वाले की वजह से लिखते हैं, तो इसकी वजह से जो पैरेलल का डायरेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ये, जो कि हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट। समझ में आया कैसे? उससे अपोजिट। और परपेंडिकुलर की इसकी वजह से डायरेक्शन हो जाएगा ये ई नॉट। तो अब अगर तुम रिजल्टेंट देखो, तो बेसिकली यहां से तुम्हारा एक ई नॉट से कट जाएगा, तो आंसर जो तुम्हारा आएगा -E0 I कैप। तो आंसर जो तुम्हारा होना चाहिए हो जाएगा -E0 I कैप। ठीक है, क्योंकि इधर आई कैप में -E0 बचा। फिर -2E0 J कैप, ये दिख रहा होगा, दो हैं। ठीक है, -2E0 J कैप, और ये एक ई नॉट है केवल के में, तो +E0 K कैप, +E0 K कैप। तो अगर ई नॉट कॉमन ले लिया जाए,
तो ई नॉट की वैल्यू वैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। दो स्टेप एक साथ कर दिया, फिर इसमें डाउट मत करना कि जो है क्या किया है, ठीक है। बेसिकली मैंने ई नॉट कॉमन लिया, फिर ई नॉट की वैल्यू भी अब मैं रख रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो ये है, ठीक। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना? हाँ ठीक है। तो यही है तुम्हारा आंसर। अब इससे मैग्नीट्यूड पूछा है तो वो भी निकालोगे। अगर अगर पूछा तो वैसे नहीं है, बट मैं बता देता हूँ कि ई बार एट ओ का अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये हो जाएगा बस। ये है। तो ये भी हो गया। तो अब हम ये वाला केस तुम्हारा लगभग लगभग मतलब खत्म हो गया है। अब इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन तो संगेत से कर लेना। बाकी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में थोड़ा बहुत देख लेंगे। बाकी इसमें ज्यादा जरूरत नहीं, बस यही सब चीजें आती है। बस बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि एलिमेंट कैसे लेना है और कैसे निकालना होता है, ठीक है। संगेत के क्वेश्चन कर लेना तो तुम वो चीज सीख जाओगे, उससे तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो 1 मिनट। तो कल हमने यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। अब हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से देखने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब एक डिस्क है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया पर। तो अभी हमने जितने भी केसेस किए, आर्क वाला, फिर रिंग वाला, फिर अभी ये लाइन चार्ज वाला, सब में लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब ये पहला केस ऐसा आ रहा है जिसमें एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो आप देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग थिन डिस्क। थिन डिस्क इसलिए बोल रहे हैं कि उसकी थिकनेस हम मान के चल रहे हैं कि 0 है, वरना फिर कुछ और भी आने लगेगा। नॉन कंडक्टिंग थिन डिस्क एट पॉइंट पी लाइंग ऑन एक्सेस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। वही सेम टाइप का है, मतलब पॉइंट तो वैसा ही है जैसा हमने रिंग के केस में लिया था। लाइंग ऑन एक्सेस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, ठीक। तो आओ देखते हैं इसको कि ये कैसे होगा। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, फिर से वही एक्स वाई जेड पहले एक्सेस बना ले। ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सेस, ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सेस, और ये हो गई तुम्हारी जेड एक्सेस। तो अब क्या है कि जैसे रिंग थी उस तरीके से अब ये एक डिस्क है जो कि तुम्हारी इस तरीके से वाई वाई जेड प्लेन में पड़ी है, ठीक। ये हो गई तुम्हारी डिस्क। डिस्क मतलब इस तरीके से एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज डेंसिटी इसमें सिग्मा होगी क्योंकि एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये बेसिकली इस तरीके से नहीं, मैं इसको प्लस प्लस इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये डिस्क है बेसिकली, इस पर पूरे एरिया पर इस तरीके से प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। माइनस होगा तो वही तुम्हें पता ही है कि डायरेक्शन पलटनी होती है, ठीक है। और तुम्हें इस पॉइंट पी पे जो कि है x,0,0 पर, यहाँ पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें बस इसमें एक स्पेशल क्या है, तुम्हें ये देखना कि अब एलिमेंट हम किस टाइप का लें। तो तुम अगर ध्यान से दो, इसमें हम एक डिफरेंशियल रिंग टाइप का एलिमेंट ले सकते हैं। मतलब छोटे छोटे रिंग्स लेते जाएं, एक के ऊपर एक रिंग। जैसे तुमने वो देखा होगा प्याज होता है, तो उसमें भी ऐसे एक के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग करके वो पूरा सॉलिड बनता है। उसी तरीके से हम एक रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग लगाते चले जाएं तो डिस्क बन जाएगी। तो हम एक रिंग के फॉर्म में एलिमेंट लेते हैं ऐसे केसेस में, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट जो अपना लेना चाहें तो वो हम इस तरीके की एक रिंग ले सकते हैं छोटी। ये हो गई, जो कि यहाँ से इस रिंग का रेडियस मैं बोल दे रहा हूँ आर है, ठीक है। बेसिकली तुम यहाँ से आर गए और तुमने फिर ये रिंग ली, फिर उसकी कुछ एक थिकनेस हमें माननी पड़ेगी, बहुत छोटी सी थिकनेस। तो वो हो जाएगी हमारी डी आर। ये है जो थिकनेस, ये हो जाएगी डी आर, ठीक है। ये क्यों ली है, ताकि हम जो है थोड़ी सी थिकनेस मान के फिर हम एरिया के लिए इंटीग्रेट कर सकें। तो इस छोटी सी रिंग की वजह से अगर हम डी लिखें इस पॉइंट पर, तो एक तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि डी का डायरेक्शन क्या यही नहीं होगा एक्सेस पर, क्योंकि रिंग की वजह से डायरेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिंग का केस हम पढ़ चुके हैं।
तो डी का डायरेक्शन ये नहीं हो जाएगा। तो डी की अगर हम वैल्यू लिखें तो, और इस रिंग का चार्ज अभी हमने डी क्यू बोला हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो के डी क्यू इंटू एक्स अपॉन वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर क्या होगा यहाँ पर, छोटा स्मॉल आर है जो हमारा, ठीक है, रेस टू दी पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे वैरी क्या क्या कर रहा है, आर वेरी कर रहा है, और डी क्यू भी अभी हमें पता नहीं। तो डी क्यू को अब हम एक चीज लिख सकते हैं यहाँ से, डी क्यू तुम्हारा सिग्मा, एक मिनट। तो देखो जो सिग्मा होता है तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा चार्ज पर यूनिट एरिया, डी क्यू बाई डी ए। तो डी क्यू तुम्हारा सिग्मा डी ए लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं छोटा एरिया। तो सिग्मा, और रिंग का अगर हम एरिया लिखने चलेंगे तो इस रिंग का एरिया क्या होगा, इस रिंग का एरिया होगा, इस पूरा सर्कमफेरेंस को लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और उसके आगे फिर ये थिकनेस हो गई डी आर। तो 2 पाई आर डी आर, इसकी जो एरिया होगा वो ये होगा। तो ये तुम्हें वैसे, अगर तुमने सेंटर ऑफ मास पढ़ रखा है तो तुमने वहां पर करा होगा ये सब चीजें, नहीं पढ़ा है तो इसी तरीके से करते हैं, इसको तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो इस तरीके से एरिया लिखते हैं, और ये हम कई जगह यूज करते हैं, ठीक है। ये आगे तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड तक लिखने में उधर भी एरिया निकालने का काम आता रहेगा। और जेईई एडवांस में तो क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछता है कि कुछ ऐसा दे देगा जिसमें तुम्हें डिफरेंशियल एलिमेंट लेकर के सारा काम करना पड़ेगा। यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा, उससे तुम जेईई में के क्वेश्चन कर सकते हो, बट एडवांस के लिए तुम्हें अल्टीमेटली ये तुम्हें पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो जैसे अभी हमने वहां पर एलिमेंट लिया था, तो इस तरीके से एरिया एलिमेंट लिया, और एरिया एलिमेंट का एरिया अब हम ऐसे लिखेंगे, सिग्मा इंटू जो हमने देख लिया सर्कमफेरेंस है तुम्हारा 2 पाई आर इंटू डी आर। ये हो जाएगा तुम्हारा डी क्यू की वैल्यू। इसको हम ले जा करके वहां ऊपर पुट कर देते हैं डी वाले एक्सप्रेशन में। तो डी था तुम्हारा के एक्स, और डी क्यू की जगह हम लिखेंगे सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू में डी आर, और नीचे तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2 था, है ना। ये है। अब इस रिंग का रेडियस अभी हमने नहीं बताया था, बट हम रिंग का रेडियस आर, कैपिटल आर है, ठीक है, ये पता, ये मैं मेंशन करना उधर भूल गया था, तो ये है, ठीक है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करने चलते हैं, ठीक है। तो ई बार एट पॉइंट पी अगर अब हमें लिखना है, मतलब ई बार एट पी का मैग्नीट्यूड ई पी लिख सकते हैं सिंपली। तो वो हो जाएगा, सब कांस्टेंट पहले बाहर निकालो, के एक्स सिग्मा ये सब तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको मैं बाहर निकालते चल रहा हूँ, इंटू 2 पाई, है ना, ये पूरा तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। अब अंदर जाएगा इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2। ये रहेगा तुम्हारा, ठीक है। और इसको जो है, अगर हम के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लें तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये मैंने बेसिकली इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है। इंटीग्रेशन आर डी आर, ये कैपिटल जीरो से आर इसकी लिमिट रहेगी, ठीक है, क्योंकि जीरो से आर, रिंग छोटी सबसे जीरो से लेकर रेडियस आर है। ये रहेगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2। अब हमारा काम है ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना, ये जो बन रहा है। चलो इसको अलग से ले जाकर के सॉल्व करते हैं। तो ये अगर तुमने 12th का इंटीग्रेशन पढ़ा तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो फिर मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अभी तुम समझ लो, बाकी इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद ये बहुत आसान लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैंने मान लिया टी, ठीक, टी स्क्वायर मान लेता हूँ, क्योंकि ये 2 है ना पावर, तो उससे ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये अपॉन 2 वाली पावर हट जाएगी फिर यहाँ पे रखूंगा तो ये। तो अब मैं जरा डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों साइड, तो तुम्हारा बनेगा एक्स, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तुम्हारा 0 हो जाएगा, प्लस आर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तुम्हारा 0 हो जाएगा। आर को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2 आर डी आर इक्वल टू 2 टी डी टी। तो 2 काट दो तो आर डी आर इज इक्वल टू टी डी टी, ये आ गया। अब जरा इसको इंटीग्रेशन में पुट करो, तो अब ना इंटीग्रेशन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी अपॉन, नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमने टी स्क्वायर लिया था, यानी कि टी स्क्वायर की पावर 3/2 यानी कि टी क्यूब। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/t, यानी कि अब टी की वैल्यू यहां से रख दो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस पे फिर हम अपनी लिमिट रख लेंगे। तो रखते हैं, तो अपना जो ईपी आएगा वो होगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में, अब ये जो पूरा इंटीग्रेशन निकल करके आया ये है हमारा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक रखी है हमने, 0 से लेकर के कैपिटल आर, ठीक है। अब लिमिट रखते हैं सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
ये हो जाएगा आर रखोगे तो ये बनेगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस बनेगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0 यानी कि 1/x बनेगा। ये हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1/x जो कि एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा 1/x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस जो x था इसको हम अंदर ले जाते हैं अब जो बाहर हमारे पास पड़ा हुआ है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा ई पी का मैग्नीट्यूड ये, और ई बार एट पी जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आई कैप फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस आई कैप फॉर एक्स लेस देन 0, जैसा रिंग के लिए देखा था हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट किसी भी जनरल पॉइंट पी पर जो कि एक्सिस पर है इस तरह का, ठीक है। ये हो गया। तो ये फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो, इससे जेई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बाकी कैसे निकाला ये भी तुम्हें प्रोसीजर पता होना चाहिए क्योंकि एडवांस में कुछ भी नया पूछ सकता है। तो ये है बेसिकली, तुम्हें इसमें प्रॉब्लम कहीं आई भी होगी मेरे ख्याल से, तो हो सकता है इंटीग्रेशन में आई होगा, तुमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तो नहीं आएगी। तब तक के लिए अभी तुम इतना समझ सकते हो कि हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर लिया है, और उसके बाद फिर इस तरीके से दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे। एक्स कांस्टेंट था तो 2r dr 2t dt के बराबर, r dr dt के बराबर, फिर उस तरीके से हमने पूरा इसको रख करके और सॉल्व कर लिया है। ये इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जनरल पॉइंट पर हमने निकाल लिया एक डिस्क की वजह से। अब कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है, तो नोट लिखो। पहली चीज है कि सपोज अब तुम्हारे पास एक रिंग है, मतलब एक डिस्क है, ये, एक मिनट यार, ये एक डिस्क है और इस पे फ्रंट फेस पर सिग्मा 1 है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रंट इस मतलब फ्रंट वाले सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पीछे बैक पे सिग्मा 2, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तुम्हारा। तो अब तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब तुम्हारा जो नेट सिग्मा आएगा इस केस में वो हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नेट है ना, बेसिकली इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर पीछे वाला नेगेटिव होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाता है इस तरीके से। और तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला वैसे याद कर लेना, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब अगला केस है फॉर इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड, है ना, इसी का सब केस है बेसिकली। फॉर इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड डिस्क, बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि रेडियस टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाए। तो रेडियस टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या ये इस तरीके की कुछ चीज नहीं बन जाएगी प्लेन टाइप का, इस तरीके से जिसपे इस पे प्लस 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 इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, सब तरफ इनफाइनाइट चला जा रहा है ये, मतलब इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है। और इससे हम कुछ पॉइंट पी पर आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये वाला केस भी हम गॉस लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो ईपी हमारा जो फॉर्मूला होता था वो होता था सॉरी सिग्मा अपॉन, इस पे भी चार्ज सिग्मा ही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अब ये क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा आर है वो मच मच ग्रेटर देन एक्स है, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, ठीक है, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो होगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये वाली पूरी वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी। समझ में आया कैसे, नीचे डिनोमिनेटर टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो पूरी वैल्यू टेंडिंग टू जीरो है। तो ईपी जो तुम्हारा निकल करके आएगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल करके आएगा इस केस में। ये हम गॉस लॉ से भी प्रूव करेंगे आगे जब गॉस लॉ पढ़ लेंगे, तो बस यही है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि इट कैन बी डिराइव्ड बाय गॉस लॉ आल्सो, इट कैन बी डिराइव्ड बाय
गॉस लॉ ऑल्सो। तो ये है। ठीक। तीसरा केस, मतलब अभी अपन ने दो केस देख लिया, तीसरा केस है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी क्लोज टू डिस्क। मतलब आप क्या कहना चाह रहा है कि इस तरीके की तुम्हारी डिस्क है, एक मिनट यार, एक्स वाई जेड एक्सेस, और ये हो गई तुम्हारी डिस्क सपोज इस तरीके की, और इससे ये पॉइंट पी है जो कि बहुत ही पास में है, यानी कि एक्स जो है वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू रेडियस, ये कहना चाह रहा है, या एक्स टेंडिंग टू जीरो भी कह सकते हो। ठीक है, ये ज्यादा सही रहेगा कहना एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था वो होता था सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एक्स टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, अब दोनों ऊपर नीचे दोनों एक्स है तो कहीं एक तरफ हटाना पड़ेगा, तो इसको ऐसे कर सकते हैं सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स, और नीचे भी एक्स कॉमन ले लो, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आया कैसे, एक्स कॉमन लिया है, मतलब अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है बेसिकली, ये एक्स और एक्स कट जाएगा। तो अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो ये पूरी वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगी, डिनोमिनेटर टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा, इस वजह से पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये फिर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू वन माइनस जीरो, यानी कि सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट निकल करके आएगा। तो दोनों केसेस में ही, या तो तुम्हारा अगर इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड चार्ज है, चार्ज शीट है, तो उसके लिए किसी भी पॉइंट पर लिखोगे तो भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आएगा, और नॉर्मल डिस्क है और उसके एकदम पास में चलेगा जबकि एक्स तुम्हारा टेंडिंग टू जीरो हो गया, तो उसमें भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। तो यही है। ठीक। तो यही है हमारा। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक केस और बच रहा है फाइनल, चौथा केस। ठीक है, जिसमें हम कहेंगे कि x जो है वो बहुत दूर है r से। ठीक है, मतलब हम डिस्क से बहुत दूर चले गए, जैसे रिंग के केस में हमने किया था, वो पॉइंट चार्ज वाला सेम निकल करके आ गया था ना, कि जो पॉइंट चार्ज से होता था वही इसके लिए, मतलब बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, ये है तुम्हारा एक्स वाई जेड एक्सेस, ये है तुम्हारी डिस्क सपोज, प्लस 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 प्लस, और ये जो पॉइंट P है ये कुछ x जीरो जीरो पर है, इसमें x तुम्हारा मच मच ग्रेटर देन है r से, मतलब बहुत दूर चले गए। तो अब क्या होगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिर से लिखते हैं हम यहाँ से, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर x मच मच ग्रेटर देन r है तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नियरली इक्वल टू तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तुम्हारा नियरली इक्वल टू एक्स हो जाएगा, है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर बेसिकली, तो वो तुम्हारा एक्स ही देगा। ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू में वन माइनस, सॉरी, ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, बेसिकली तुम्हें करना क्या है यहाँ पे, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू में वन माइनस एक्स, और नीचे भी एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तुम्हारा ये, मतलब एक ही तरफ एक्स होना चाहिए ना भाई, वन प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और ये एक्स एक्स काट दिया। ठीक। तो ये तुम्हारा बनेगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस वन प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू। तो अगर इस तरीके का बनता है ना, तो ये फिर एक सीरीज एक्सपेंशन से खोलता है, और अगर इस केस में तुम ये कह रहे हो कि जो है एक्स तुम्हारा मच मच ग्रेटर देन आर है, यानी कि आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी वैल्यू, है ना, तो इस केस में जो ये है ये हो जाएगा वन प्लस एन एक्स से खुलता है, तो इसका एक्सपेंशन जो खुलेगा वो खुलेगा वन प्लस, सॉरी, हाँ, वन माइनस हाफ, वन प्लस एन एक्स के साथ वन माइनस हाफ आर स्क्वायर बाई एक्स, ये बायनोमियल का एक्सपेंशन है, एक अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, ये बायनोमियल पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बस अभी तुम इतना समझ लो कि ऐसे होता है। ठीक है, और बायनोमियल पढ़ा हुआ है तो तुम्हें पता होगा। तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा तुम्हारा
वन माइनस ठीक है r² / 2x²। ये हो गया। ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा अपॉन 2 ε0 1 - 1 0 +1 +r² / 2x²। ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा r² ऑन 4 ε0 x²। और सिग्मा होता है तुम्हारा चार्ज अपॉन एरिया यानी कि πr²। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ये तुम्हारा बनेगा क्या, इज इक्वल टू क्यू आर का टोटल चार्ज है, ठीक है, बेसिकली वो अपॉन 4 ε0 x² इंटू 4 × πr²। तो r² से r² चला जाएगा, ये बनेगा तुम्हारा q अपॉन 4 πε0 x², सेम एज पॉइंट चार्ज, सेम एज ऑफ पॉइंट चार्ज। तो वही है, यहां से भी वही आ रहा है, फॉर x greater than r disk behaves like a point charge। अच्छा, वो जो मैंने पहले गड़बड़ कर दी थी वो बेसिकली ज्यादातर लोग गड़बड़ करते हैं, मेरे को ध्यान से निकल गया, तो वही गड़बड़ होती है। अगर तुमने वैसा कर दिया तो तुम्हारा ये भी सिग्मा अपॉन 2 ε0 वही करके आने लगता, बट वो तुम नहीं कर सकते। अगर इस तरीके का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में x है तो तुम्हें इस तरीके से पहले काटना पड़ेगा और फिर तुम्हारा ये चीज बनेगा, और इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन पे खोलोगे तो ये 1 + nx टाइप का बनता है। अगर ये छोटी सी r² + x² 10 × 0 है और 1 + r² / x² के बाद नेगेटिव दिया, जैसे नेगेटिव -1/2 है, तो 1 + nx इस टाइप की चीज खुलती है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये बनेगा, ठीक है। ये बायनोमियल पढ़ोगे तो वहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से तुम्हारा ये आंसर आएगा और ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब एक केस है, ठीक है, मतलब बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन टाइप का भी है, समझ लो, क्वेश्चन ही लिख लो इसको, ठीक है। तो अब क्या है, तुम्हारे पास एक तरीके का गिवन है कि y एक्सिस, x एक्सिस और ये हो गई z एक्सिस, ठीक। तो इसमें क्या है, तुम्हारे पास एक इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड चार्ज शीट है, इस तरीके से, ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट जो हमने पहले डिस्कस कर रखी है, इस तरीके का कर्वी लाइन बनाओ तो मतलब इनफाइनाइट होता है, समझ जाना, ठीक है। इस तरीके से इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सिग्मा उससे, ठीक है। और इसी के बीच में एक सर्कुलर होल है ऐसा, ठीक है, जिसका रेडियस है r। ये है सर्कुलर होल, लिख लो इसको, सर्कुलर होल। मतलब समझ में आ गई होगी सिचुएशन कि एक इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड चार्ज शीट है, वो भी सिग्मा से उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये सर्कुलर होल है इसमें बीच में एक। तो अब इस पूरे सिस्टम की वजह से एक पॉइंट P जो कि x, 0, 0 पर रखा है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो E बार एट पॉइंट P क्या होगा, ये तुमसे पूछ रहा है, देखते हैं। तो जहां भी अगर ऐसा होल वाली सिचुएशन आ जाए ना, तो इस फिगर को तुम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तुम इनफाइनाइट एक्सटेंडेड चार्ज शीट ले लो जिसमें बिना होल के है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, प्लस एक रिंग ले लो, एक मिनट, प्लस एक रिंग ले लो आर रेडियस की, जिसपे इस तरीके से माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा से, ये। तो इसकी वजह से सपोज E1 बार इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से E2 बार होगी, दोनों को ऐड कर दो, वो तुम्हारा EP बार हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो E1 बार तो सिंपली लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन 2 ε0, और आई कैप में रहेगी क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर ही है ना, ठीक है। E2 बार लिखोगे, हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 ε0 1 - x अपॉन √(x² + r²), और इसका डायरेक्शन होगा माइनस आई कैप, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे, क्योंकि नेगेटिव के लिए डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ये हो गया। तो अब हम यहाँ से लिखें अगर ई बार एट पी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा E1 बार प्लस E2 बार, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 ε0 में कॉमन ले लूँ, जाएगा 1 + 1, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस आई कैप है, -1 प्लस x अपॉन √(x² + r²). समझ में आया कैसे लिखा है, मेरे ख्याल से आ गया होगा, बस ऐड किया है आई कैप, 1 - 1 ही चला जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा x अपॉन 2 ε0 √(x² + r², आई कैप। ये हो गया आंसर। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इस तरीके का होल वगैरह दिया हो तो हम एक फुल
प्लस एक नेगेटिव चार्ज उस जगह पे मान सकते हो, तो उतने पार्ट में होल बन जाएगा और उस तरीके से ऐड करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ये। तो आई होप तुम्हें चीज क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। इस पे वही एक इनफाइनेटली चार्ज शीट है जो कि वाई जेड प्लेन में रखी हुई है इस तरीके से, और इस पर तुम्हारा चार्ज डेंसिटी है इस तरीके से सिग्मा। और इसमें एक होल है वही रेडियस आर का, ठीक है, ये होल है रेडियस आर का, ठीक है। और एक ये पॉइंट है पी √3 आर कॉमा 0 कॉमा 0, ये इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन इतनी दी है, ये फिगर है, फिगर बना लो, फिर मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ इसमें क्या क्या है। तो इसमें बोल रहा है, इन शोन फिगर an infinite extended charge sheet having charge density sigma, an infinitely extended charged sheet having charge density sigma has a hole of radius r in it, has a hole of radius r in it as shown. An electron of mass m is released from a distance √3r on x-axis from the center of hole, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ होल से एक्स डिस्टेंस पर, एक्स √3r डिस्टेंस पर वो पॉइंट है, मतलब पी पॉइंट है बेसिकली, वहां से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया है, ठीक है। then the speed with which then the speed with which electron will pass the hole will be hole pass the center of hole basically will be क्या, यही पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। बेसिकली इस पॉइंट पर ला करके हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है, जिसका मास m है, और ये यहाँ से, अब क्योंकि ये पॉजिटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारा कुछ इस तरफ होगा, मतलब सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारा ये होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स का डायरेक्शन ये होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इस पर एक फोर्स इस तरफ लगेगा जिसकी वजह से इधर भागना शुरू करेगा, फिर ये भाग करके यहाँ पर आएगा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इसका बेसिकली इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये तुमसे पूछा है। तो इस केस में ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, सबसे पहले क्योंकि फोर्स तुम लिख सकते हो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे उस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड से तुम उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लिखोगे, फोर्स लिख लोगे, फोर्स को तुम मास से डिवाइड करोगे, तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और एक्सेलरेशन मिल गया तो वेलोसिटी तुम उससे निकाल लोगे, काइनेमेटिक्स का भी पार्ट इसमें हो गया। तो आओ करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हम पहले लिख लेते हैं, ईपी, तो वो हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फुल डिस्क की वजह से हो जाएगा तुम्हारा 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फुल डिस्क की वजह से, है ना, और फिर हम रिंग की वजह से माइनस करेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस एक्स 1 माइनस, ये माइनस होगा ना, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस r²। समझ में आया ये क्या किया है, और x की जगह हम √3r बेसिकली लिख लेते हैं, तो √3r, और ये √3r का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 3r², इस तरीके से। समझ में आया ये क्या किया है।
ये हमने जो वन लिखा है ये है इनफाइनेटली चार्ज शीट की वजह से, फुल इनफाइनेट चार्ज शीट की वजह से। और ये जो माइनस कर रहे हैं ये रिंग की वजह से, जो उस पर एक रिंग हम माइनस की कंसीडर करेंगे, जो मतलब वही मैंने पूरी बनाई नहीं, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वही चीज है। तो ये जाएगा तुम्हारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 1 - 1 0 हो जाएगा, और वो प्लस में आएगा √3r अपॉन 3r² प्लस r², 4r², 4r² का रूट हो जाएगा 2r। ये r से r चला जाएगा तुम्हारा, ये बनेगा तुम्हारा √3 सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट ईपी का मैग्नीट्यूड बेसिकली। तो जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन होगी वो होगी माइनस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो उस पर चार्ज मल्टीप्लाई करना है, तो -√3, मतलब बेसिकली माइनस ई से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इस तरफ लग रही है फोर्स, तो -√3 सिग्मा ई अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। कुछ मिस हो रहा है क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पर हमें एक चीज करनी चाहिए थी, हम इस तरीके से अगर वैल्यू रख के चलेंगे तो हमें वी डायरेक्ट मिल जाए, एक्सेलरेशन डायरेक्ट मिल जाएगा, बट हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए होगा, ताकि हम वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाल पाएंगे, हमें वेलोसिटी अल्टीमेटली निकालनी है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर वैल्यू अभी नहीं पुट करते तो वो ज्यादा अच्छा है। √3r की जगह इसको एक्स लेकर ही चलते हैं, ये √x² बनेगा इस तरीके से, ये पूरा हटा देते हैं, ठीक है। बता रहा हूँ क्यों, इसका रीजन है, ठीक है। अभी वैल्यू रख दोगे तो तुम एक्सेलरेशन तक पहुंच जाओगे, बट फिर वेलोसिटी तक नहीं पहुंच पाओगे, सब जनरल लेकर के ही चलो, आखिरी में वैल्यू पुट करो, वही गलती हो रही थी। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, बेसिकली हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में एक्स अपॉन √x² प्लस r², ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ईपी। तो जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा माइनस सिग्मा ई एक्स, माइनस ई से मल्टीप्लाई कर रहा है मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को, -सिग्मा ई एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट √x² प्लस r²। ये हो गया। एक्सेलरेशन लिख लो इलेक्ट्रॉन का, तो होगा -सिग्मा ई एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट √x² प्लस r², और एक m, 2 एप्सिलॉन क्या, इसे हमें मतलब बेसिकली m से डिवाइड करना था, 2 एप्सिलॉन नॉट m √x² प्लस r² ऐसे लिख सकते हो, m से डिवाइड कर दिया, तो ये तुम्हारा हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो a एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया तुम्हें, a एज अ फंक्शन ऑफ x। अब वेलोसिटी निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ x, तो एक्सेलरेशन को मैं v dv बाई dx लिख देता हूँ, इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, इसको पूरा एक ब्रैकेट में ले लूँ, सिग्मा ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m इंटू में x अपॉन √x² प्लस r², x वाला फंक्शन अलग कर लिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो v dv को हम इंटीग्रेट करेंगे इधर, और इधर हो जाएगा -सिग्मा, ये पूरा कांस्टेंट है तो ये बाहर ही रहेगा, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m इंटीग्रेशन x dx अपॉन √x² प्लस r²। और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, v की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था वो 0 से था, और यहाँ पर कुछ वेलोसिटी v है जो हमें निकालनी है, तो 0 से v हो जाएगी वेलोसिटी, और ये x की वैल्यू √3r थी जब हमने छोड़ा था, और ये 0 हो जाएगी जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है। हो गया। देखो प्लस माइनस से ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी खेल हो जाता है, तो वो हो सकता है तुमने कहीं लेने में गड़बड़ कर दी हो, साइन लेने में, तो अगर गलत आ भी रहा है तो तुम एक बार अपने आप फिजिक्स से समझ सकते हो कि भाई माइनस क्यों लिया, क्योंकि वो फोर्स पीछे की तरफ है, अगर एक तरफ तुमने पॉजिटिव माना, प्लस वैसी गलती हो भी गई तुम उसके अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो, अल्टीमेटली कहने का मतलब है उसकी चक्कर में क्वेश्चन गलत है ऐसा मत सोचना। तो ये हो गया, तो यहाँ तक आ गए हम। अब इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर भी वही करेंगे कि x² प्लस r² को हमने t² मान लिया, अब डिफरेंशिएट करोगे तो r कांस्टेंट है तुम्हारा, है ना, ये बनेगा 2x dx इक्वल टू 2t dt, 2t dt, 2 कट गया तो x dx इक्वल टू t dt, है ना। अब ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx को मैंने लिख दिया t dt, और अपॉन x² प्लस r² को मैंने t² लिखा, और t² का रूट t हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन dt यानी कि t बनेगा, यानी कि x² प्लस r² बनेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v डी, और इधर वाला इंटीग्रेशन v का हो जाएगा v²/2, तो v²/2 0 से v, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये v1 बोल दो यार थोड़ा सा, वरना कंफ्यूजन होगा तुम्हें, मतलब वो वेलोसिटी जो वहां पर जो सेंटर पर वेलोसिटी, तो मैंने v1 बोल दिया, तो चलो v1 कर दो, तो इससे तुम्हारा कंफ्यूजन कम हो जाएगा, जनरल वाले से कंफ्यूज नहीं होगे। ये हो गया, ये हो जाएगा -सिग्मा ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m,
ये तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा कांस्टेंट। और ये इंटीग्रेशन जो तुम्हारा बना ये बेसिकली टी बना, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसमें वैल्यू क्या क्या रखनी है, √3r से 0। ठीक है, यहाँ बनेगा v1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m इंटू में 0 रखोगे वहां पर वैल्यू तो अंडर रूट आर स्क्वायर बनेगा, यानी कि r माइनस √3r रखोगे तो ये 2r बनेगा। तो ये माइनस माइनस से अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, तो v1 स्क्वायर बाई 2 हमारा निकल करके आएगा सिग्मा ई आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m। 2 से 2 काट दो तो v1 तुम्हारा निकल करके आएगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा ई आर बाय m एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ये हो जाएगी सेंटर पर स्पीड जब इलेक्ट्रॉन सेंटर को पास करेगा। फिर इसके बाद क्योंकि आप फोर्स तुम्हारी क्या कहते हैं अवे लगने लगेगी, सॉरी आप फोर्स तुम्हारी टुवर्ड्स इधर लगने लगेगी, अब ये इलेक्ट्रॉन पर डिसेलरेशन प्रोड्यूस होने लगेगा इसके आगे अगर मोशन पूछने लगे तो ये फिर वापस एक एक स्पीड तक जा करके वहां से फिर वापस आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा इसका मोशन। तो ये है, तो यही है इसमें और कुछ खास नहीं है। हम्म, ठीक है, तो ये हो गया अपना डिस्क वाला केस। तो अब हमने ऑलमोस्ट सारे केसेस पढ़ लिए, अब बस एक टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड का बच रहा है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी आज की, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो मैं वही चाह रहा हूँ ताकि अगली क्लास में हम पोटेंशियल चालू कर सकें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कुछ पॉइंट्स है वो हमें लिखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हेडिंग डाल सकते हो, इलेक्ट्रिक। बाकी साथ में सॉल्विंग करते रहना, सेंगेज या कोई एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, अगर पैरेलल, पहला पॉइंट ये है इसमें ध्यान रखने वाला कि इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर पैरेलल लाइंस है तो वो इक्विडिस्टेंट ही होगी, मतलब इस तरीके की, एक तो ये सब डिस्टेंस बराबर पैरेलल लाइंस है, इस तरीके से तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, बट अगर इस तरीके की दी हुई है, पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, चौथी लाइन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब इसकी हम बात करते हैं। तो देखो जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम एक लूप, अगर मैं यहाँ से एक लूप बनाता हूँ, सपोज हम यहाँ से इस फील्ड में कोई एक चार्ज इसको मूव करा रहे हैं, ये पॉइंट 1 है, ये यहाँ से 2 तक गया, पॉइंट 2 तक, फिर यहाँ से ये पॉइंट 3 तक गया, फिर यहाँ से ये पॉइंट 4 तक गया, और ये 4 से वापस 1 तक आया। ये 4 बेसिकली इसके पैरेलल बनाना था यार, ठीक है, यहाँ समझ लेना अपने आप से। और यहाँ से ये 1 तक आया, इस तरीके से मूव कराया। तो एक कंजर्वेटिव फील्ड में अगर हमने चार्ज को, ये सारी पैरेलल पैरेलल लाइन है, ठीक है, इस तरीके से, तो अगर हमने इस तरीके से मूव कराया तो इसके लिए जो हमारा डी डब्ल्यू फील्ड होगा, मतलब बेसिकली वर्क डन बाय फील्ड फॉर दिस होल लूप, है ना, ये तुम्हारा 0 होना चाहिए। तो डी डब्ल्यू फील्ड का मतलब हुआ, डी डब्ल्यू फील्ड अगर हम लिखना चाहें, फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क है चार्ज को मूव कराने के लिए, अगर इस चार्ज को मैं कुछ क्यू बोल देता हूँ तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्यू इंटू में फोर्स हो जाएगी तुम्हारी ई बार, और हमने घुमाया कितना, डॉट डीएल बार, मतलब एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट को मैंने डीएल बोल दिया इस तरीके से, तो क्यू ई डीएल बेसिकली। तो ये हो जाएगा, डी डब्ल्यू फील्ड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जो है मतलब बेसिकली हमारा, और क्यू क्योंकि कांस्टेंट है तो कंबाइन कर सकते हैं, क्यू इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डीएल बार, ये तुम्हारा 0 होना चाहिए। ठीक है, डीएल एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को बोल रहे हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ से तुम लिख सकते हो कि ई बार डॉट डीएल बार साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 होना चाहिए। तो आप इस केस में देखो,
1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से। जो हमारा ई बार डॉट डीएल बार है ऊपर वाले केस में, उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरे लूप के लिए हम लिख रहे हैं, ई बार डॉट डीएल बार 1 से 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डीएल बार 2 से 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डीएल बार। समझ में आ रहा है ना कि क्या कर रहे हैं बेसिकली। पहले हमने यहाँ से वर्क, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है तो इसके लिए इसका जो वर्क डन होगा इस फील्ड में वो 0 होगा, ठीक है, एक चार्ज को वापस लूप में घुमाने के लिए। तो डी डब्ल्यू फील्ड जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है वर्क डन तुम्हारी कंजर्वेटिव फील्ड में, तो इसलिए तुम्हारा ये जो होगा इस वर्क डन को हमने फिर लिखा कि क्यू ई डी एल ई डॉट डी एल। हाँ, डीएल मतलब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, तुम्हें पता ही है। तो ई डॉट डीएल इस तरीके से, और क्यू क्यू के कॉन्स्टेंट को बाहर निकाले तो यहाँ से हमें मिला कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल 0 होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल पूरे साइकिल के लिखने के लिए हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके लिख रहे हैं। 1 से 2 वाला मोशन, फिर 2 से 3 वाला मोशन, फिर 3 से 4 वाला मोशन और फिर 4 से 1 वाला मोशन, ठीक है। तो ये हो गया 3 से 4 वाला मोशन प्लस ई बार डॉट डीएल बार 4 से 1 वाला मोशन, ठीक है। आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हर टाइम इधर है, ठीक है। इसमें तुम्हारे डीएल का डायरेक्शन भी इधर है, इस वाले में डीएल का डायरेक्शन इधर है और इस वाले में इधर है। तो ये 2 से 3 और 3 से 4 वाले में तो डीएल का डायरेक्शन ऐसे ऊपर या नीचे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों 90 डिग्री पर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। तो 2 से 3 और 4 से 1 इन दोनों पार्ट में तो वर्क डन ही 0 हो जाएगा, ई डॉट डीएल 0 हो जाएगा। तो 2 से 3 वाले पार्ट के लिए 0 और 4 से 1 वाले पार्ट के लिए 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, डीएल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें परपेंडिकुलर है, इसलिए ये दोनों तो 0 ही हो जाएंगे। अब 1 से 2 वाला जो है ये, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और तुम्हारे क्या कहते हैं डीएल की डायरेक्शन भी ये है। तो इस केस में ये कुछ पॉजिटिव आएगा, ये आएगा कुछ पॉजिटिव। और जो तुम्हारा 4 से 3 वाला है, 3 से 4 वाला है, ये इसमें तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है बट तुम्हारी डीएल की डायरेक्शन ये है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में कुछ, ये आएगा नेगेटिव। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कुछ नेगेटिव। बट एक चीज तुम्हें समझनी होगी कि जो ये है मॉड ऑफ इंटीग्रेशन 3 से 4 ई डॉट डीएल इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ 1 से 2 ई डॉट डीएल। मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ज्यादा डेंस है इस वाले पोर्शन में, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और इसका मैग्नीट्यूड कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम डेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो जो तुम्हारा ई बार डॉट डीएल का साइक्लिक इंटीग्रेशन इस केस में आएगा वो कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ऐसा हो सकता है कंजर्वेटिव फील्ड के लिए? नहीं हो सकता। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस के फॉर्म में ही पॉसिबल है। अगर इक्विडिस्टेंट पैरेलल होती तो यहाँ पर जो स्पेसिंग होती यहाँ पर भी होती, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे थे दोनों दूसरे को कैंसिल आउट कर देते और नेट फील्ड तुम्हारा 0 हो जाता इन दोनों की वजह से भी, तो जो है साइक्लिक इंटीग्रेशन तुम्हारा 0 हो जाता। बट अभी क्या हुआ, ये नेगेटिव वाला ज्यादा है और ये कम रह जा रहा है उसकी वजह से, इसकी वजह से कुछ नेगेटिव तुम्हें मिल जा रहा है ई डॉट डीएल में। और वो अगर नेगेटिव मिल जाएगा तो वो लेस देन 0 है, वो 0 के बराबर नहीं, तो इसलिए वो चीज गलत हो जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। तो जो हम यहाँ पे लिख भी चुके हैं कि इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्यों होता है वो हम लोगों ने अभी देख लिया, ठीक है। हो सकता है अगर तुम्हें समझ में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगा, तुमने वर्क एनर्जी पावर नहीं पढ़ा है, तो वर्क एनर्जी पावर पढ़ लोगे तो तुम्हें ये चीज समझ में आने लगेगी, ठीक है। उसमें स्पेशली वो वाला पार्ट जहाँ पर हमने कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड डिस्कस किया है, तो वो वाला पार्ट अगर पढ़ लोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो बस यही है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये नेगेटिव आ गया, देयरफॉर सच इलेक्ट्रिक फील्ड is not possible, therefore parallel lines should be equidistant, parallel lines should be equidistant। तो अब मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब एक पॉइंट, अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। मतलब ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, मतलब इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती इस तरीके की।
एक अभी तुम आगे पढ़ोगे वोर्टेक्स फील्ड, ठीक है, जो कि तुम्हारी नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसका कॉज कुछ और होता है। वो तुम आगे जब हम ये ईएमआई वगैरह डिस्कस करेंगे तो वहां पढ़ोगे। तो वो क्लोज लूप हो सकती है, बट ऐसी कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती क्लोज लूप। अगर ऐसी फील्ड होती भी है तो सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। फिलहाल तुम इतना समझ सकते हो कि कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी नहीं हो सकती, क्लोज लूप नहीं बना सकती इन नेचर, जिसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, जो हम ईएमआई में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अभी तुम छोड़ सकते हो। फिर अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई कह रहा है इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब ये एक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है बेसिकली, ये हो गया, ये हो गया इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल है? तो लिखोगे सच इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो ये वाला पॉइंट है, किंक वाला या फिर ये जो कॉर्नर पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है तो उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें उस डायरेक्शन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलती है। तो इस पॉइंट पर अगर तुम देखोगे तो टेंजेंट क्या मतलब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन ये दिखेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन ये दिखेगा। तो यहाँ से लिख सकते हो टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। Therefore, electric field lines form smooth curves only. Smooth curves only. इस तरीके का पॉइंट नहीं हो सकता। अब सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी कुछ इस तरह से है, इस तरीके से, ये पॉसिबल है, ठीक है। और तुम्हारे पास एक ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो तुम कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी का मैग्नीट्यूड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर dense, more dense at A, more dense at point A, ठीक है। इसलिए ये पर जो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा। जहां पर डेंसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वहां पर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक चीज हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है जो कि लास्ट भी है कि सपोज तुम्हारे पास एक ऐसा कंडक्टर है कुछ इस तरीके का इरेगुलर शेप, ठीक है, ये है कंडक्टर। अब हमने बात की थी कि कंडक्टर पर चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो चार्ज कभी भी इसके अंदर नहीं हो सकता। इस तरीके से मान लो सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? तो इसके लिए क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि अंदर चार्ज भी हो सकता है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हो सकती। इसलिए लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर प्रेजेंट इनसाइड अ कंडक्टर। कंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है, तो इसके अंदर नहीं हो सकती। और एक बात और कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट on surface of conductor perpendicularly, surface of conductor perpendicularly, मतलब सरफेस से ही निकलेगी, सरफेस पर ही आएगी। अगर ये जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से ओरिजिनेट होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेगेटिव होता तो इसमें आके टर्मिनेट होती, लेकिन वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे इस पॉइंट पर ड्रॉ करें तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से, ऐसे इस पॉइंट पर ड्रॉ करें तो सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से, इस पॉइंट पर ड्रॉ करें तो सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से, इस पॉइंट पर ड्रॉ करें तो सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से, इस पॉइंट पर ड्रॉ करें तो सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से, इस पॉइंट पर ड्रॉ करें तो सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ कर सकते हो, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। और ये क्योंकि आगे जा रही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अभी यही अगर नेगेटिव होता, मतलब जो मैं कहना था, जो टर्मिनेशन की बात मैं कह रहा था, सपोज ये चार्ज इस तरीके से नेगेटिव तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पर इस तरीके से, तो इस केस में जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इस तरीके से आएंगी
और यहाँ पर टर्मिनेट होंगी, लेकिन वो भी परपेंडिकुलरली ही होंगी। कहने का मतलब ये ये ठीक है, ये इस तरीके से ठीक। और अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये एक और प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। और एक आखिरी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तुम खुद ही सोचो, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है और दूसरी इस तरीके की आ जाए और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर अगेन वही प्रॉब्लम आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो दो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा और इसमें और कुछ खास है नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा खत्म होता है, ठीक है। अब अगली क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और, कई लोग ये कहते हैं, तुमने कई टीचरों को भी बोलते सुना होगा कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो उस, अगर तुम एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो वो जिस तरफ जाएगा वही तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बट ये बात हमेशा सही नहीं होती। देखो तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। ये तभी सही होगी जब तुम्हारी पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, उसमें भी कांस्टेंट में भी जो तुम्हारा ये है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे उस चार्ज की, मतलब जो तुमने रखा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। अब तुम खुद ही देखो, सपोज तुम्हारे पास एक चार्ज है, जो तुमने ऐसे कुछ v वेलोसिटी दे रखी है थीटा एंगल पर, और तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नीचे की तरफ लग रही है, कुछ ई बार, बस यही एक फोर्स है और इस चार्ज की मैग्नीट्यूड है q। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मोशन होगा ये जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल होगा। प्रोजेक्टाइल में तो ये होता है कि फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लग रही होती है और v से थीटा पर प्रोजेक्ट करो, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल टाइप का ये मोशन करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर समय नीचे है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और चार्ज की डायरेक्शन सेम है? चार्ज की मूवमेंट नहीं है ना। तो ये बात एकदम सही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जहां पे एक पॉजिटिव चार्ज को हम रखेंगे तो वो जाएगा। तो ये लिख सकते हो कि इट इज रॉन्ग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन in which positive charge moves, in which positive charge moves. It is true only for uniform electric field, and that too if the charge is not given any initial velocity. समझ में आया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, और जैसे यूपर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म थी, है ना, बट चार्ज को हमने कुछ v वेलोसिटी से थीटा एंगल में प्रोजेक्ट कर रखा है, इसलिए इसका डायरेक्शन अलग हो गया। अब इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमें चार्ज को ऐसे छोड़ देते, फ्री फॉल करने के मतलब ऐसे एकदम छोड़ दिए, हमने कोई वेलोसिटी कुछ नहीं दी है, तब ये इस तरफ जरूर जाता, तब तुम्हारी बात सही हो जाती, ठीक है। बट जो है हमेशा ये बात सही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई ये बोल दे कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रख दिया तो पॉजिटिव चार्ज, तो वो जिधर जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। वो बात एकदम सही नहीं है। वो तभी सही है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात यूनिफॉर्म हो, और दूसरी चीज उस चार्ज पे कोई इनिशियल वेलोसिटी हमने ना दी हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी ये चीज, और इसमें कुछ खास है नहीं। बाकी इसके थोड़ा अच्छे क्वेश्चन तुम सेंगेज वगैरह से कर लेना, बाकी हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कर लेंगे तो उसमें हम थोड़ी बहुत ही कर लेंगे। इसके बाद हम आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी और जितना बताया सब समझ में आ गया होगा। अगर तुमने वीडियो को एंड तक देखा है तो एक बार डन कमेंट करके जाना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, बट टाइम स्टैम्प के साथ। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुमने अभी तक नहीं किया हो तो। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।